हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं स्ट्रीम एंड बोट के ऊपर। तो इस तरह के क्वेश्चंस एक्चुअली होते हैं डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के बेसिस पे ही, लेकिन क्योंकि ये इसमें बोट और स्ट्रीम की स्पीड हम लोग को लेट करनी पड़ती है, इसलिए इसको एक अलग कैटेगरी में हम लोग पढ़ सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम के। ये मेरे पास क्वेश्चन है, अ सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। एक कोई सेलर है, वो बोट लेके जाता है 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम मतलब इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। जब भी हम लोग डाउनस्ट्रीम लेंगे तो डाउनस्ट्रीम में हमेशा बोट और स्ट्रीम, बोट और करंट एक ही डायरेक्शन में चल रही होंगी। जिस डायरेक्शन में स्ट्रीम होगी उसी डायरेक्शन में बोट होगी। एंड इन 40 मिनट्स एंड रिटर्न्स इन 1 आवर। रिटर्न्स क्योंकि वो वापस आ रहा है तो ये अपस्ट्रीम की बात हो रही होगी कि जब वो करंट की ऑपोजिट डायरेक्शन में वापस आ रहा है। तो जाते हुए तो उसको लगता है 40 मिनट्स एंड रिटर्न करता है वो 1 आवर में। अब आपको स्पीड निकालनी है सेलर की स्टिल वाटर में एंड स्पीड ऑफ करंट। आपको दोनों चीजें निकालनी है, एक तो बोट की स्पीड निकालनी है रुके हुए पानी में स्टिल वाटर में, और दूसरा आपको निकालना है स्पीड ऑफ करंट या फिर स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले आप लेट करेंगे, दो चीजें लेट करेंगे आप। एक आप बोट की स्पीड को लेट करेंगे स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, जब उस पे वाटर का या करंट का कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उस टाइम पे उसकी स्पीड लेट करेंगे जो सिर्फ बोट की स्पीड होगी। और दूसरी बारी में आप स्पीड लेट करेंगे करंट की, मतलब जो स्ट्रीम की स्पीड होगी। लेट स्पीड ऑफ बोट और सेलर इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर। आपने बोट की स्पीड ली है स्टिल वाटर में x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट और स्ट्रीम, करंट या स्ट्रीम की स्पीड आप वायलेट कर लेंगे y किलोमीटर पर आवर। राइट। इसको लेट करने के बाद जब आप स्टिल वाटर में बोट की या सेलर की स्पीड लेट कर लेंगे और करंट की स्पीड लेट कर लेंगे, इसके बाद आपको अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम में समझना है कि स्पीड किस तरह से होगी। तो स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम। अच्छा, डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है तो डाउनस्ट्रीम में क्या होगा, बोट उसी डायरेक्शन में चल रही होगी जिस डायरेक्शन में वाटर का फ्लो है या फिर करंट जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो डाउनस्ट्रीम हम वही लेंगे। अच्छा, अगर बोट और करंट सेम डायरेक्शन में होंगे तो बोट पे करंट का या वाटर का भी फोर्स लग रहा होगा, तो जो दोनों की स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ बोट जो होगी वो इस बार इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज क्यों होगी, एक तो उसकी अपनी स्पीड है प्लस जो फोर्स उस पर वाटर का लग रहा है, तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी x प्लस वाई। कौन से केस में, ये होगा डाउनस्ट्रीम केस में x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और अगर अपस्ट्रीम की बात करें, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम की बात करूं तो अपस्ट्रीम में जो स्पीड होगी वो क्या होगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम हमेशा गलती कर देते हैं, यहाँ पे समझना है कि किसकी स्पीड में से क्या माइनस करना है आपको। अब ऐसे समझिए कि एक बोट डाउनस्ट्रीम में जा रही है तो उस पे तो वाटर का भी फोर्स लग रहा है, तो स्पीड उस टाइम पे तो ऐड हो जाएंगी। तो चाहे आप बोट की स्पीड में करंट की स्पीड ऐड करो या करंट की स्पीड में बोट की स्पीड ऐड करो, दोनों सेम चीज है, क्योंकि एडिशन में तो कोई बाउंडेशन नहीं है कि किसको आपने पहले रखना है या किसको बाद में रखना है। लेकिन यहाँ पे जब अपस्ट्रीम की बात होगी तो आपको ध्यान रखना है कि बोट की स्पीड हमेशा ज्यादा होती है करंट की स्पीड से। आप हमेशा जो पहली वाली बोट की या सेलर की जो स्पीड लेंगे वो हमेशा ज्यादा होगी और करंट की स्पीड हमेशा कम होगी, या स्ट्रीम की स्पीड या वाटर की स्पीड हमेशा कम होगी। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर वो बोट अपस्ट्रीम में आ पा रही है तो इसका मतलब है कि उसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, अदरवाइज तो वो वाटर की फ्लो के साथ ही बह जाती। तो यहाँ पे क्या आपको ध्यान रखना है कि वाटर का जो स्ट्रीम की या वाटर की या करंट की जो स्पीड होगी वो कम होगी और बोट की स्पीड स्टिल वाटर वाली ज्यादा होगी। तो आप हमेशा x में से y को माइनस करेंगे, y माइनस x नहीं करेंगे, x माइनस y। मतलब
आपने जिस हिसाब से भी इसको लिया हो, अगर आपने इसको y लिया और इसको x लिया है तो y माइनस एक्स हो जाएगा। ध्यान रखना है हमेशा कि करंट की स्पीड कम होगी और बोट की स्पीड ज्यादा होगी, तो x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। बस अगर ये चारों लाइंस आपको याद हो गई कि कैसे करके इनकी स्पीड को आपने लेट करना है, तो आप फिर इजीली क्वेश्चन कर लेंगे। अब आगे कंडीशन पे चलते हैं। पहली कंडीशन जो है केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में कह रहे हैं, केस फर्स्ट है सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 40 मिनट्स। डाउनस्ट्रीम की बात हो रही है, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस इन डाउनस्ट्रीम, डिस्टेंस है आपके पास कितना? 8 किलोमीटर, राइट। और टाइम कितना लग रहा है? 40 मिनट्स, ठीक है। तो यहां से टाइम है आपके पास 40 मिनट्स, या फिर इसको मैं आर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 40/60। आपको पता है जब भी आर में कन्वर्ट करते हैं अपॉन 60, तो ये हो जाएगा 4/6, या फिर मैं इसको और सिंप्लीफाई करके कहूं 2/3 आर, 2/3 आवर्स, ठीक है। तो आपने टाइम लिख दिया, डिस्टेंस लिख दिया। अब आपको पता है कि जो स्पीड का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू हमेशा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी थी? 8 अपॉन टाइम कितना है? 2/3, राइट। और स्पीड, डाउनस्ट्रीम वाली स्पीड लेंगे आप हमेशा, क्योंकि ये डाउनस्ट्रीम वाला केस चल रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे कि स्पीड क्या थी आपके पास डाउनस्ट्रीम की? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे जैसे ही आप, तो 3 8 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 24/2 इज इक्वल टू 12। तो पहली इक्वेशन मुझे यहां से मिल गई है x प्लस वाई इज इक्वल टू 12। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई है। अब इसके बाद सेकंड केस बनाएंगे हम लोग इसका, केस 2। तो केस 2 में क्या हो रहा है? केस 2, इसमें डिस्टेंस तो सेम है 8 किलोमीटर, लेकिन टाइम इस बार कितना लग रहा है? 1 आवर लग रहा है। तो डिस्टेंस वही हो गई है, डिस्टेंस इन अपस्ट्रीम, एंड डिस्टेंस तो आपके पास सेम है। कितनी डिस्टेंस है आपके पास? 8 किलोमीटर, ठीक है। लेकिन टाइम इस बार कितना है? 1 आवर। टाइम इज इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। अब डिस्टेंस पता है, टाइम पता है, स्पीड आपको x माइनस वाई आपने ले रखी है अपस्ट्रीम की, तो स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम अगेन। अब यहां से स्पीड की जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे? x माइनस वाई इज इक्वल टू, x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस इज 8 अपॉन टाइम इज 1। यहां से आपका x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, ये दूसरी इक्वेशन मिल जाएगी आपको, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो पहली और दूसरी इक्वेशन मिलने के बाद आप इनको सॉल्व कर दीजिए x और y के लिए। जब आप इन दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो वहां से आपको x की वैल्यू और y की वैल्यू मिल जाएगी। x आ जाएगा आपका 10 एंड y आपका आ जाएगा यहां से 2। तो x और y आने के बाद आप स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे। देयरफॉर x क्या लेट किया था आपने? स्पीड ऑफ बोट या स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर, तो आप लिख देंगे देयरफॉर स्पीड ऑफ सेलर इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम और करंट इज 2 किलोमीटर पर आवर। तो एक और क्वेश्चन हम इस तरह का समझेंगे जो थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है मेरे पास। अ बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर। तो इसमें एक ही केस में वो अपस्ट्रीम भी जा रही है और डाउनस्ट्रीम भी आ रही है। तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। इट कैन गो, सेकेंड केस में है, इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन दी सेम टाइम। उसी टाइम में वो इतना भी कवर कर सकती है, 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 32 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। अगेन आपको दोनों चीजें निकालनी है इसमें, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था। क्या लेट करेंगे? लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर be x kilometer per hour and speed
ऑफ स्ट्रीम बी y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये दोनों आपको एज इट इज लिखनी है जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। इसमें भी दोबारा आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की स्पीड, तो स्पीड इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन है बोट की और वाटर की, तो डाउनस्ट्रीम में क्या हो जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड इन अपस्ट्रीम, और अपस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी, यस ऑपोजिट डायरेक्शन है तो बोट की स्पीड ज्यादा माइनस स्पीड ऑफ करंट x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। ये 4 लाइंस आपको लिखनी है बोट और स्ट्रीम वाले क्वेश्चंस में। अब इसके बाद जो पहला केस है, केस फर्स्ट बनाते हैं हम लोग। केस फर्स्ट में बात हो रही है अ बोट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स। कितना, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो 12 किलोमीटर टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, सॉरी पहले हाँ अपस्ट्रीम की बात हो रही है, तो इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, कितना जा रहा है वो अपस्ट्रीम 12 किलोमीटर, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब स्पीड भी आप अपस्ट्रीम वाली लेंगे, इसमें डाउनस्ट्रीम वाली नहीं लेंगे। अपस्ट्रीम वाली स्पीड है आपकी x माइनस वाई, तो ये पहला टाइम आपने निकाल लिया कि जब वो अपस्ट्रीम के लिए जा रही है। नाउ टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम के लिए कितना टाइम ले रही है, इसके लिए भी आगे आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस से डाउनस्ट्रीम गई है वो 40 किलोमीटर, तो डिस्टेंस है आपकी 40 अपॉन और डाउनस्ट्रीम की स्पीड x प्लस वाई, तो ये दोनों टाइम आ गए हैं आपके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के। और कहा है इट गोज 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 8 आवर्स, मतलब दोनों टाइम मिला के जितना उसने डाउनस्ट्रीम जाने में टाइम लिया प्लस जितना उसने अपस्ट्रीम आने में टाइम लिया है, इन दोनों को ऐड अप करेंगे अगर हम, तो टोटल टाइम इज 8 आवर्स। तो ऐड कर देते हैं इन दोनों टाइम्स को, ये हो जाएगा 12 अपॉन x माइनस वाई प्लस 40 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, राइट। यहां से आपको एक इक्वेशन मिल गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन, राइट। अब सेकंड केस बनाते हैं, केस 2। इसमें कहा है कि इट कैन गो 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो इस बार 16 किलोमीटर जा रही है, तो इसका टाइम निकाल लेंगे हम लोग अपस्ट्रीम का। टाइम टेकन इन अपस्ट्रीम, दोबारा से वही जैसे फर्स्ट केस में किया था, अपस्ट्रीम का टाइम निकाल लेंगे। अच्छा, अपस्ट्रीम का टाइम क्या होगा, अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस थी 16 किलोमीटर एंड स्पीड थी अपस्ट्रीम की x माइनस वाई, ठीक है। फिर टाइम टेकन इन डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम में भी ऐसे निकाल लेंगे हम लोग डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम के लिए टाइम क्या होगा आपका, डिस्टेंस दैट इज 32 और अपॉन स्पीड विच इज x प्लस वाई, राइट। तो ये दोनों आपने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का टाइम निकाल लिया है। और जब टाइम आ गया तो कहा है इन द सेम टाइम, सेम टाइम मतलब कितना, 8 आवर्स। तो यहाँ पे भी दूसरे केस में भी टाइम कितना लग रहा है, सेम लग रहा है, 8 आवर्स लग रहे हैं। ऐड कर लेते हैं इनको दोनों टाइम्स को, तो 16 अपॉन x माइनस वाई प्लस 32 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू आपका हो जाएगा अगेन 8, और ये आ जाएगी आपकी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये 4 से कैंसिल हो सकता है, इसको 8 अपॉन 1 कह सकती हूँ मैं। 4 से कैंसिल हो सकता है, 4 2s are 8, 4 3s are and 4 10s are। इसी तरीके से यहाँ पे भी 8 से कैंसिल हो जाएगा, 8 1s are, 8 2s are, 8 4s are, ठीक है। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन हमने इससे पहले वाले वीडियो में सीखे हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है जब इक्वेशन में टर्म्स के नीचे दोनों वेरिएबल्स हो। तो इस तरह की क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ता है, लेट करना पड़ता है इनको एक्सपेंड करके। तो सॉल्व करने के लिए मैं लेट कर दूंगी 1 अपॉन x माइनस वाई। देखिए पहली वाली इक्वेशन में भी x माइनस वाई है और दूसरी वाली इक्वेशन में भी x माइनस वाई है, तो इसको मैं u लेट कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो हमको दूसरे वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करने होंगे। एंड
1/x+y को आप लेट कर देंगे v और इसको a इक्वेशन मान लीजिए। जब आपका u और v निकल जाएगा तो वहां से आप इनको सॉल्व करके x और y यहाँ पुट करके और x और y भी निकाल सकते हैं। क्या करेंगे आप, इसको मैं लिख सकती हूँ 3u + 10v। आप एक्सपेंड करके देखिएगा, यही चीज आएगी 3u + 10v इज इक्वल टू कितना है 2। ये आ गई इक्वेशन और यहां से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2u + 4v इज इक्वल टू 1। ये अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो u और v की वैल्यू आ जाएगी वहां से। मैं इनको सॉल्व करती हूँ, ये थर्ड इक्वेशन कह दी मैंने और फोर्थ इक्वेशन कह दी। जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको u मिल जाएगा आपका 1/4 एंड v मिल जाएगा आपको 1/8। u और v की वैल्यू मिलने के बाद आप उसको पुट कर देंगे कहाँ, a इक्वेशन में। और जैसे ही आप यहां से पुट करेंगे इसको, पुट u and v इन इक्वेशन a, तो आपको x और y की दो इक्वेशन, नई इक्वेशन मिल जाएंगी। तो जैसे ही आप पुट करोगे यहाँ पे a इक्वेशन में 1/x - y इज इक्वल टू u की जगह 1/4 रख देंगे तो इक्वेशन आ जाएगी x - y इज इक्वल टू 4। ठीक है, और यहाँ पे पुट करेंगे आप 1/x + y इज इक्वल टू 1/8 तो इक्वेशन आ जाएगी x + y इज इक्वल टू 8। और जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, जो x और y में आपकी सिंपल इक्वेशन आ गई है, इनको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आप x मिल जाएगा आपको 6 एंड y मिल जाएगा आपको 2। तो लास्ट में इस तरीके से 6 और 2 आपके आंसर आ जाएंगे। स्टेटमेंट में आंसर लिखेंगे कि देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 6 km/h एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 km/h। बोट एंड स्ट्रीम वाले क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक से सॉल्व कीजिए, आपकी टेक्स्ट बुक में जरूर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और किसी तरह की प्रॉब्लम होने पे आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। एक और तरह के क्वेश्चन हम लोग समझते हैं जो प्रॉब्लम्स हैं इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर। यहाँ पे आपको इनकम्स का रेशियो और एक्सपेंडिचर के रेशियो दे रखा होगा और लास्ट में उनकी मंथली इनकम या मंथली एक्सपेंडिचर निकालने के लिए आपको कहा होगा। क्वेश्चन समझ लेते हैं इसके ऊपर, क्योंकि आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ये मेरे पास एक क्वेश्चन है जो मंथली इनकम और मंथली एक्सपेंडिचर के बेसिस पे है। क्वेश्चन है द मंथली इनकम्स ऑफ A and B आर इन द रेशियो ऑफ 5:4 and the monthly expenditures are in the ratio of 7:5. If each saves rupees 9,000 per month, find monthly income of each. आपको कहा है कि दो पर्सन है, उनका मंथली इनकम का रेशियो जो है वो है 5:4 और उनके मंथली एक्सपेंडिचर, खर्चों का जो रेशियो है वो है 7:5। आप दोनों के दोनों सेव करते हैं मंथ में 9,000 रुपीज, तो आपको दोनों की मंथली इनकम निकालनी है। क्वेश्चन में आप लेट करेंगे, लेट कॉमन रेशियो ऑफ इनकम्स बी x and common ratio of expenditures b y। आपने कॉमन रेशियो x और y लेट कर लिए हैं, तो a का जो इनकम होगी, इनकम ऑफ a रेशियो क्या है उनका 5:4 है। ए का शेयर है 5 और बी का शेयर है 4, तो ए का जो इनकम होगा वो हो जाएगा 5x, राइट, एंड इनकम ऑफ बी की जो इनकम हो जाएगी उसका शेयर है 4, तो 4x इसकी हो जाएगी इनकम 4x। कॉमन रेशियो आपने x लिया था इनकम्स का, तो 5x हो जाएगी ए की और बी की हो जाएगी 4x, राइट। नाउ एक्सपेंडिचर ऑफ ए, रेशियो है एक्सपेंडिचर्स का 7:5, तो क्योंकि 7:5 रेशियो है और कॉमन रेशियो आपने लिया है y, तो a का शेयर है इसमें से 7 एंड b का शेयर है 5, तो ये हो जाएगा 7y एंड एक्सपेंडिचर y कॉमन रेशियो था तो 7y हो गया a का, और एक्सपेंडिचर ऑफ
एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू 5y। अब इनकम और एक्सपेंडिचर आपने दोनों की निकाल ली है, तो यहां से मुझे एक फॉर्मूला पता है कि सेविंग जो होती है, सेविंग इज इक्वल टू होती है इनकम जितना कमाया और माइनस एक्सपेंडिचर। जितनी इनकम है उसमें से अगर हम एक्सपेंडिचर को, जो खर्चे हैं उनको माइनस कर दें तो पता चल जाएगा कि सेविंग कितनी है। और सेविंग तो दोनों की 9000 है, कहा है कि दोनों 9000 पर मंथ सेव कर लेते हैं। तो यहां से दो इक्वेशन बनेंगी। पहले केस में एक ही हम लोग सेविंग निकालते हैं, सेविंग ऑफ ए इज इक्वल टू 9000 और सेविंग का फॉर्मूला अभी मैंने बताया इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। तो सेविंग क्या हो जाएगी, इनकम ऑफ ए माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ ए। ये 9000 के बराबर होगा क्योंकि 9000 रुपये वो सेव कर रहा है। इनकम क्या है इसकी 5x माइनस और एक्सपेंडिचर है 7y इज इक्वल टू 9000। इजीली आपको फर्स्ट इक्वेशन मिल गई है यहां से। और दूसरे में हम लोग दूसरे केस में क्या करेंगे, बी की सेविंग निकालेंगे। तो सेविंग ऑफ बी ये भी कितनी है आपके पास, कहा है कि ये भी 9000 रुपीज सेव कर लेता है। इसकी सेविंग कैसी आएगी, इसकी सेविंग आएगी अगेन इनकम ऑफ बी माइनस एक्सपेंडिचर ऑफ बी इज इक्वल टू 9000, राइट। इनकम कितनी है बी की 4x एंड माइनस इसका जो एक्सपेंडिचर है वो है इसका 5y। तो 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 9000। दोनों इक्वेशन आपको मिल गई है, पहली और दूसरी। जैसे ही आप इनको सॉल्व करेंगे x और y के लिए, तो आपका लास्ट में आंसर x आ जाएगा आपके पास 6000 आपका आ जाएगा x और आपका y आ जाएगा 3000। x और y आ जाएगा, लेकिन आपको x और y नहीं चाहिए थे। x और y तो आपने इनके रेशियोज लेट करे थे, आपको क्या चाहिए, इनकी इनकम चाहिए। तो इनकम ऑफ a क्या हो जाएगी आपके पास, इनकम ऑफ a इट विल बी इनकम ऑफ a क्या है आपके पास, इट इज 5x। ये 5x तो 5 इंटू 6000 कितना आ जाएगा 30,000 रुपीज, 30,000। एंड इनकम ऑफ b क्या आ जाएगी, इनकम ऑफ b विल बी कितनी है 4x, तो 4 इंटू 6000 इट विल बी रुपीज 24,000। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो इनकम ही पूछे आपसे, एक्सपेंडिचर भी पूछ सकता है। तो क्योंकि आपके पास y आ गया है 3000, तो जैसे आप एक्सपेंडिचर निकालेंगे a का, तो वो 7 इंटू 3000 हो जाएगा, दैट इज 21,000। और एक्सपेंडिचर ऑफ b हो जाएगा 5 इंटू 3000 विच इज 15,000। तो इस तरीके से आप इनकम और एक्सपेंडिचर के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आई होप आपको इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड एंड बोट एंड स्ट्रीम से रिलेटेड क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।